नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्कमचंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन राजस्थान के जो शिलालेखों की चर्चा कर रहे थे उसकी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और अब राजस्थान के जो मुख्य महत्वपूर्ण और जो शिलालेख है उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए आज अपना पहला जो शिलालेख होगा वो होगा रणकपुर प्रशस्ति। कौन सा होगा? रणकपुर क्या होगा? रणकपुर प्रशस्ति होगा। देखिए रणकपुर प्रशस्ति क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे तो अपन इसको कुंभा काल के समय भी पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा के काल के समय भी रणकपुर प्रशस्ति की अपन चर्चा करेंगे विस्तार से फिर एक बार। ठीक है, लेकिन इसको अपन यहां पर भी पढ़ना जरूरी है। देखिए रणकपुर प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है? रणकपुर पाली के चौमुखा जैन मंदिर से। कहां से प्राप्त हुई है? ये आपकी जो रणकपुर प्रशस्ति है, ठीक है, ये प्रशस्ति आपको कहां से प्राप्त हुई है? रणकपुर पाली के चौमुखा जैन मंदिर से प्राप्त हुई है। देखिए ये किस समय की है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, रणकपुर प्रशस्ति किस टाइम की है? तो यह है 1439 ईस्वी। कहने का मतलब इस समय किसका शासनकाल था अपने यहां पर मेवाड़ में? महाराणा कुंभा का शासनकाल था। ठीक है, आगे देखिए कौन सी भाषा है इस प्रशस्ति की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लिपि कौन सी इसकी? नागरी लिपि है। कौन सी है? नागरी लिपि है। देखिए इस जो प्रशस्ति थे, इस प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? वो कौन है? देपाक या दीपा। ठीक है जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रणकपुर मंदिर प्रशस्ति के लेख प्रशस्तिकार कौन है? तो है आपके देपाक या दीपा। ठीक है, अपन ने मोटी मोटी 4 या 5 बात पढ़ी है। पहली बात तो रणकपुर मंदिर प्रशस्ति कहां से मिली है? रणकपुर पाली के चौमुखा जैन मंदिर से प्राप्त हुई है। ठीक है, समय कब का है? 1439 ईस्वी का है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि क्या है? नागरी लिपि है। प्रशस्तिकार कौन था? देपाक या दीपा था। सभी को पता है रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धनकसाय नामक एक व्यापारी ने, जैन व्यापारी ने करवाया था। और ये बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है राजस्थान में, क्योंकि 1444 खंभों पर टिका हुआ राजस्थान का सबसे सुंदर मंदिर में से एक है। ठीक है, अब देखिए इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है। पहली बात तो इसमें मेवाड़ राजवंश की जानकारी मिलती है। दूसरी, जिस जिस जैन व्यापारी ने, जिस जैन श्रेष्ठी ने इसका निर्माण करवाया उसकी जानकारी मिलती है और उसके शिल्पियों की जानकारी मिलती है। ये महत्वपूर्ण चीजें, 3 चीजें हैं इसमें। किन किन की व्यापार जानकारी मिलती है? एक तो मेवाड़ राजवंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़ राजवंश की जानकारी। दूसरा किसकी? इस रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाने वाले धनकसाय या धरणी श्रेष्ठी की, धरणी श्रेष्ठी के वंश की जानकारी, वंश की जानकारी और इसके शिल्पी की जानकारी मिलती है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां पर। एक तो इसमें मेवाड़ राजवंश की जानकारी मिलती है
दूसरे धरणकसाय या धरणी श्रेष्ठी जिसने रणकपुर के मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसकी जानकारी, उसके वंश की जानकारी मिलती है। और इसके शिल्पियों की भी जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? मेवाड़ राजवंश में, इसी से संबंधित ध्यान रखना, मेवाड़ राजवंश में किस चीज की जानकारी मिलती है? इसमें बापा से लेकर कुंभा तक के शासकों की जानकारी मिलती है। कहां से कहां तक के शासकों की जानकारी मिलती है? बापा रावण से लेकर कहां तक है? कुंभा तक के शासकों की जानकारी मिलती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि इसमें कुंभा के द्वारा किए गए जो विक्टोरी अभियान थे, कुंभा ने जो विजय अभियान किए, विक्टोरी अभियान किए, उनकी जानकारी मिलती है। और कुंभा की कुछ उपाधियों की भी जानकारी है, कुंभा के कुछ विरुद्ध थे उनकी जानकारियां मिलती है। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें? कुंभा द्वारा किए गए विजयी अभियान व उसके यानी कुंभा के विरुद्ध यानी उपाधियों की जानकारी मिलती है। किस किस चीज की जानकारी मिलती है? कुंभा द्वारा किए गए जो विजय अभियान थे, कुंभा ने कहां कहां पर सैनिक अभियान किए, कहां कहां पर विजय प्राप्त की, उनकी जानकारी मिलती है। और कुंभा के द्वारा जो उपाधियां, देखो आपको पता होगा राजस्थान के इतिहास में कुंभा जितनी उपाधियां किसी ने धारण नहीं की होगी, कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, तो उन उपाधियों को भी जानकारी मिलती है। तो विजय अभियान और कुंभा की विरुद्ध या उपाधियों की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे चलूं। यस, देखिए आगे और इस रणकपुर प्रशस्ति से और अपन को क्या जानकारी मिलती है? सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, इस प्रशस्ति से अपन को किस किस के वंश की जानकारी मिलती है? तो मेवाड़ राजवंश और धरणकसाय के, जो कि श्रेष्ठी था जिसने इस रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था, उस वंश की और उसके शिल्पियों की जानकारी मिलती है। इसमें बापा से लेकर कुंभा तक के शासकों की वंशावली दी गई है और कुंभा के विक्टोरी अभियान, विजय अभियान और उसकी उपाधियों की जानकारी मिलती है। और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई है रणकपुर मंदिर प्रशस्ति से? देखो इस प्रशस्ति में गुहिल को बापा का पुत्र लिखा गया है। किसका पुत्र लिखा गया है? बापा का पुत्र लिखा गया। किसको? गुहिल को। क्योंकि अपन ने एक जो पीछे शिलालेख पर पढ़ा था इससे पहले, रसिया की छतरी का लेख, जिसका रचनाकार वेद शर्मा था, उसने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही थी। भाई गुहिल किसका पुत्र है? बापा का पुत्र है। किसका पुत्र है? बापा का पुत्र है। उसी गलती को, रसिया की छतरी की लेख की गलती को, वेद शर्मा द्वारा की गई गलती को यहां पर प्रशस्तिकार ने फिर दोबारा से दोहराया है। ठीक है, यहां पर देखो इसमें और क्या कहा गया है? इस प्रशस्ति में बापा व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ये और महत्वपूर्ण चीज है। ये प्रशस्ति कहती है कि जो बापा और कालभोज नामक व्यक्ति है जो मेवाड़ के इतिहास में, वो दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है,
लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का यह मानना है कि बापा और कालभोज एक ही व्यक्ति है। ऐसे में आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा किए गए शोध कार्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली प्रशस्ति कौन सी है? आपकी रणकपुर प्रशस्ति है। रणकपुर प्रशस्ति ये कहती है कि बापा और कालभोज दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है, बल्कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का यह मानना है कि ये दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति है। ऐसे में बहुत ही विवाद का विषय रहा है बापा रावल का शासनकाल। इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही मतभेद का विषय रहा है। इसके नाम, इसके कार्य को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। ठीक है, उसकी चर्चा अपन जब बापा के काल के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर करेंगे। यहां पर तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि गुहिल को बापा रावल का पुत्र कहा गया। सेम यही वो बात लिखी गई है वापस जो किसमें लिखी गई थी? रशिया की छत्री के लेख में लिखी गई थी। फिर दूसरी बात क्या कही गई है कि बापा और कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं, बल्कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना क्या है कि दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति है। ठीक है, आगे देखिए और क्या है इसमें। इस प्रशस्ति में नाणक नामक एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शब्द का प्रयोग उस समय मेवाड़ में प्रचलित मुद्रा के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? नाणक नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नाणक नामक एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो किसके लिए किया गया था? मुद्रा के लिए किया गया था। आज भी मेवाड़ साइड में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मुद्रा के लिए। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, पूछा जा सकता है नाणक नामक शब्द का इस्तेमाल मुद्रा के लिए किस प्रशस्ति में किया गया है? तो किस में किया गया है? आपकी रणकपुर मंदिर प्रशस्ति में किया गया है। ये थी आपके रणकपुर मंदिर प्रशस्ति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर से ध्यान रखना, रणकपुर मंदिर प्रशस्ति कब की है? महाराणा कुंभा के शासनकाल की है, 1439 ईस्वी की है। ठीक है, इसके प्रशस्तिकार कौन थे? देपाक और दीपा थे। क्योंकि देपाक और दीपा कौन था? एक ही व्यक्ति है, अलग नहीं है। कई बार इतिहासकारों ने देपाक लिखा है, कहीं दीपा लिखा है। जो कि रणकपुर मंदिर का निर्माता, जो मुख्य शिल्पी था, वो था देपाक या दीपा। उसी ने इसका प्रशस्ति को क्या किया? उस प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली प्रशस्ति अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखिए इससे क्या जानकारी मिलती है आपको। पहली बात तो ये कहां से मिली है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। ठीक है, देखिए किस समय की है? तो 3 दिसंबर 1460 ईस्वी की है। यानी इसमें एक हिंदू तत्व दे रखी है, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी। कहा जाता है कि कुंभा की जन्म तिथि है। ठीक है, और देखो इस प्रशस्ति का समय आ गया आपका। भाषा कौन सी है? भाषा है संस्कृत। किस भाषा में लिखी गई है प्रशस्ति? संस्कृत। तो रचना किसने की? तो रचनाकार कौन थे इस प्रशस्ति का? देखो इस प्रशस्ति की रचना अत्रि भट्ट ने प्रारंभ की, कुंभा के दरबारी विद्वान प्रसिद्ध प्रशस्तिकार अत्रि भट्ट। इसने तो क्या की? इस प्रशस्ति को प्रारंभ किया। यानी इस प्रशस्ति का अधिकांश भाग तो किस द्वारा लिखा गया? अत्रि भट्ट द्वारा लिखा गया। और इसको पूरा किसने किया?
इसी के अत्रिभट्ट के पुत्र, ये अत्रिभट्ट का क्या था, पुत्र था। कौन, महेश भट्ट। ठीक है, इसने इस प्रशस्ति का क्या किया, अंत किया। अंत करने का मतलब है इसको समाप्त करने का कार्य, इस प्रशस्ति को पूरा करने का कार्य किसने किया, महेश भट्ट ने किया। ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके समय की है, कुंभा के शासनकाल की है। तो इस प्रशस्ति को लिखवाने का लिए ऑर्डर किसने जारी किया, तो कुंभा ने। तो इस प्रशस्ति को लिखवाया किसने, लिखवाने वाला शासक कौन था, कौन था, कुंभा था। कौन था, कुंभा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है महाराणा कुंभा कि किस प्रशस्ति की रचना करवाई, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई। ठीक है, अब देखो इस प्रशस्ति से अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए मूलतः ये प्रशस्ति है ना, ये माना जाता है कि 8 शिलाओं पर थी। कितनी शिलाओं पर थी, 8 शिलाओं पर लिखी गई थी। कितनी शिलाओं पर, 8 शिलाओं पर। वर्तमान में अपने को कितनी शिलाएं उपलब्ध है, केवल 2 शिलाएं उपलब्ध है। मूलतः लिखी कितनी शिलाओं पर गई थी, ये 8 शिलाओं पर लिखी गई थी, लेकिन अपने पास कितनी शिलाएं दे रखी है, केवल और केवल अपने पास प्राप्त कितनी हुई है, 2 शिलाएं, बाकी शिलाएं उपलब्ध नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये यहां से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अपन को एक पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर का रहना चाहिए कि हाँ कितनी शिलाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या जानकारी मिलती है, वो महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे अपने के। देखिए एक तो इसमें मेवाड़ शासक बापा रावल से लेकर कुंभा तक के, कहां से कहां तक, बापा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों की वंशावली दी गई है। कहां से कहां तक के शासकों की वंशावली दी गई है, कुंभा से लेकर, बापा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों की वंशावली दी गई। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। किसके, कुंभा के विजयी अभियान, यानी कुंभा ने कौन कौन से विजय अभियान किए उनकी जानकारी मिलती है। कहां कहां कौन कौन से क्षेत्रों को कुंभा ने जीता, कहां से होकर कुंभा ने होकर निकला, कुंभा के दुर्गों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है, दुर्गों की तिथियां भी दी गई है, विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। देखिए कुंभा ने कौन कौन से क्षेत्रों को विजय किया, तो इसमें मालवा, गुजरात, मंडोर के बाद में आबू, खंडेला, नरेना। ये नरेना अपने जयपुर वाला है, नारायणा जिसको बोलते हैं, जो दादू संप्रदाय का वर्तमान में मुख्य केंद्र रहा कर है। ठीक है, उस समय क्या पता ये यहाँ पर किसी का शासन रहा हो या किसी के अधीन रहा हो, तो उसको जीतने का कार्य किया कुंभा ने। ठीक है, मंडोर से तो कुंभा ने हनुमान जी की मूर्ति लेकर आया। किसकी, हनुमान जी की मूर्ति मंडोर से लाकर कहां पर लगवाई, दुर्ग में लगवा दी। ठीक है, तो ये मालवा, गुजरात, मंडोर, आबू, खंडेला, नरेना, नागौर, इन आदि स्थलों की, इसके अलावा बहुत सारे स्थल हैं जिनकी कुंभा ने विजय अभियान किया, इनकी जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है अपन को, ध्यान रखना, कुंभा द्वारा मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करने की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या दी गई, कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त किया। आपको पता होगा 1456 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य एक संधि की गई, जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। इस चंपानेर की संधि के तहत उन दोनों शासकों ने मिलकर क्या किया, मेवाड़ पर, कुंभा पर आक्रमण किया। क्योंकि देखो सारंगपुर के युद्ध में क्या किया, कुंभा ने
गुजरात में इसके मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया और उसको बंदी बनाकर रखा। बाद में उन्होंने क्या किया, कई बार कोशिश की, फिर दोनों ने मिलकर एक बार 1456 ईस्वी में क्या किया, कुंभा पर आक्रमण किया और कुंभा ने क्या किया, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। और इस परास्त करने की जानकारी कहां पर दी गई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। ध्यान रखना, ये एकमात्र स्रोत है जो इन संयुक्त सेनाओं को परास्त करने की जानकारी देता है और कहीं से भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है कि कुंभा ने गुजरात और मालवा की सेना को संयुक्त रूप से परास्त किया। यहां तक कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता उसने लिखा है कि दोनों मालवा, गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने जब दोनों ने मिलकर चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर आक्रमण किया तो कुंभा परास्त हुआ और कुंभा को इन दोनों शासकों के क्या देना पड़ा, बहुत सारी धनराशि देकर वापस लौटाना पड़ा। भाई आप वापस अपने देश जाइए, इस प्रकार की जानकारी देता है। लेकिन कुंभा की विजय की जानकारी कहां से मिलती है, तो केवल दो ही चीजों से मिलती है। एक तो मालवा गुजरात, एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है और एक रसिक प्रिया की, जो कि गीत गोविंद की टीका ना रसिक प्रिया, उससे भी कुंभा के इस विजय अभियान की जानकारी मिलती है। और कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसमें मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त किए जाने की जानकारी देता है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी किसकी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों का उल्लेख है। और 4 नाटक कौन से हैं, मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुर। कौन कौन से 4 नाटकों का जिक्र किया गया कुंभा के, देखो कुंभा नाटककार भी था। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। 4 नाटक कौन कौन से, मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुर। इनकी भाषाएं क्या है, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ये मेवाड़ी, ये मराठी भाषा में और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस किस भाषा में, कन्नड़ भाषा। मुरारी संगति किस भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा। और रसनंदिनी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है और नंदिनी वृत्ति मराठी भाषा में लिखा गया है और अतुल्य चातुर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस प्रशस्ति से यह भी पता चलता है कि कुंभा 4 नाटकों का क्या था, रचनाकार था और उसको ये भाषाएं सभी आती थी। ठीक है, कुंभा को कन्नड़ भी आती थी, मराठी भी आती थी, मेवाड़ी भी आती थी और संस्कृत भाषा क्या भी वो क्या था, ज्ञाता था। इससे ये 4 चीजों की और जानकारी मिलती है। और क्या मिलती है, कुंभा की कुछ उपाधियों की जानकारी दी गई है। कुंभा की उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां दी गई है इस प्रशस्ति में कुंभा की, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की इसकी उपाधि मिलती है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिलती है क्योंकि देखो अपने भारत के प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, उन्हीं के आधार पर इनको एक उपाधि दी गई थी अभिनव भट्टाचार्य, क्योंकि नाटकों इन्होंने भी क्या लिखे थे, 4 नाटक लिखे थे। वो नाटक कौन कौन से थे, मुरारी संगति, रसनंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुर। उसको 4 भाषाओं का ज्ञाता भी था, यानी विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी जानता था कुंभा। कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई है, जिनमें से ये कुछ उपाधियां जो कि इसे आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दे रखी है, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु और
अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। और क्या जानकारी मिलती है? कुंभा द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की जानकारी मिलती है। तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथों की जानकारी मिलती है? तो आपको पता होगा कुंभा का सबसे प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। कौन सा है? संगीत राज। इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? संगीत राज की। और किसकी जानकारी मिलती है? इसमें गीत गोविंद की टीका, जिसको किस नाम से लिखा? रसिक प्रिया के नाम से लिखा। किस नाम से लिखा? रसिक प्रिया से। क्वेश्चन पूछा गया है कुंभा द्वारा गीत गोविंद पर लिखी गई टीका किस नाम से थी? तो रसिक प्रिया के नाम से उसने टीका लिखी। किस नाम से? रसिक प्रिया के नाम से। और किसने क्या लिखा? कुंभा ने चंडी शतक, चंडी शतक की टीका लिखी। ये भी इसमें दिया हुआ है। आपकी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें दे रखा है कि कुंभा ने संगीत राज की रचना की, गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया की रचना की, चंडी शतक की टीका की रचना की। इसके अलावा सुधा प्रबंध की रचना, सुधा प्रबंध या सुधा प्रबंध या शुद्ध प्रबंध कहा जाता है, उसकी रचना की। तो कुंभा द्वारा 4 ग्रंथों की रचना की जानकारी किससे मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। कुंभा के 4 नाटकों की जानकारी कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। कुंभा की 4 उपाधियों की जानकारी कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। तो आप 4-4 करके ध्यान रखना। कुंभा ने 4 नाटक लिखे, वो 4 नाटक कहां पर थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनका जिक्र किया गया है। और कुंभा 4 प्रकार की भाषाएं भी जानता। देखो देखा ना, कन्नड़ भाषा का ज्ञाता था, मेवाड़ी भाषा का ज्ञाता था, क्योंकि जब भाषाएं आती थी उसका मतलब इस भाषाओं में क्या लिखी है? नाटक लिखे। तो मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति, अतुल्य चातुर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको मिलान करने के लिए दी थी कि भाई कुंभा द्वारा रचित 4 नाटक कौन कौन सी भाषा में लिखी गई थी, इनका मिलान कीजिए या कूट मिलाइए। तो इनको कूट मिलवाने के लिए दे सकता है। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रशस्ति में इसका जिक्र किया गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है। भाई कुंभा विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। कुंभा द्वारा रचित 4 ग्रंथों की जानकारी जो कि कीर्ति, कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनमें से 4 ग्रंथों की जानकारी तो किसमें दे रखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जिसमें संगीत राज जो कि पता है आपको 5 भागों में बटा हुआ है, गीत गोविंद की टीका जो रसिक प्रिया के नाम से जानी जाती है, चंडी शतक की टीका लिखी, और इसके अलावा सुधा प्रबंध लिखा। कुंभा की कुछ उपाधियों की भी जानकारी दी गई है इसमें। कुंभा की तो वैसे बहुत सारी उपाधियां थी, महत्वपूर्ण जो उपाधि दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य की जानकारी मिलती है। क्योंकि देखो भट्टाचार्य के अपने भरत मुनि थे, वो नाट्य शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे, उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहा गया है? कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा है। इस प्रकार की अपन को ये विभिन्न सारी जानकारी। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है? ध्यान रखना, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की तिथियों की जानकारी मिलती है। कुंभा ने कब कब कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया, उनका पुनर्निर्माण करवाया, इस प्रकार की विभिन्न जानकारी किससे मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। यह था आपका कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब देखिए, आज अपन ने जो 2 महत्वपूर्ण प्रशस्तियां पढ़ी, एक तो पढ़ी अपन ने पहले कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर मंदिर प्रशस्ति पढ़ी। फिर उसके बाद भी अपन ने पढ़ी आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देने वाले 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो कि कुंभाकालीन है। क्योंकि अपन जो कुंभा का काल पढ़ेंगे उसमें भी इन प्रशस्तियों के बारे में अपन फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब कुंभा के विजय अभियानों की चर्चा करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि हाँ, कुंभा के इन विजय अभियानों की जानकारी अपन को कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आप बाकी जो प्रशस्तियां हैं, जो बाकी जो शिलालेख, वो अगली क्लास में। जय श्री राम, खम्मा गणे।